हेलो, नमस्कार सभी को, राम राम। आप सभी को जल्दी जल्दी फटाफट से लाइव आ जाएं। और आज की जो क्लास है आपकी वो है राजस्थान के भूगोल से संबंधित। और राजस्थान के भूगोल में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रादेशिक भूगोल वाला पार्ट। प्रादेशिक भूगोल वाला पार्ट बोले तो राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का बंटवारा पढ़ रहे थे, जिसमें से भौगोलिक प्रदेशों को हमने 4 प्रमुख भागों में बांटा था। ठीक है, उन 4 प्रमुख भागों में से हमें आज पार्ट 1 पढ़ना है, यानी कि राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। तो चलिए एक बार आप लोग फटाफट से लाइव आते हैं और बताना कि क्या आवाज़ वगैरह सब क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है। तो राजस्थान का हम भौतिक प्रदेश सबसे पहले करते हैं, है ना। राजस्थान का भौतिक प्रदेश आप लोग भी ऐसे एक जगह कहीं बना लेना मेरे अकॉर्डिंग, मज़ा आ जाएगा एक साथ पढ़ने में। राजस्थान का राजस्थान का भौतिक प्रदेश बताना, आवाज़ ठीक पहुंच रही है। भौतिक प्रदेश, राजस्थान का भौतिक प्रदेश हमें पढ़ना है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश में कितने भागों में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बांटे हैं, जल्दी बताना। अभी कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा, है ना। बहुत अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश को कितने भागों में बांटा है, तो 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। ठीक है, फटाफट से आप लोग लगाएंगे। राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटने का काम किया गया है। ठीक है, सबसे पश्चिम में जो भाग है उसे क्या कहे हैं, तो उसे कहते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। क्या कहा गया? पश्चिमी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और आप जानते हो कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अभी पढ़ते हैं उसको। तो अभी देखो, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हो गया। उसके बाद एक और बांटा गया जो पूरब में है, उसे पूर्वी मैदान कहा गया ना। सभी को राम राम, है ना। आवाज वगैरह ठीक है। तो जो सबसे पूर्व में था उसे क्या कहा गया? पूर्वी मैदानी प्रदेश कहा गया। देखना जरा, पूर्वी मैदानी प्रदेश कहा गया। पूर्वी मैदानी प्रदेश हो गया। उसके बाद जो दक्षिण में था, यानी कि दक्षिण पूर्व में, जिसको हमने क्या कहा था? दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, या फिर हड़ौती का पठार कह दिया था। यहाँ शुद्ध रूप से तो हम लिखते हैं कि दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र लिखते हैं। एक बार सभी लोग इसको जो है कंप्लीट करना। उसके बाद एक और बचता था जिसे अरावली पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं। अरावली पर्वतीय क्षेत्र, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, जो अरावली पर्वत वाला क्षेत्र है उसे अरावली पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं। अभी हमें क्या पढ़ना है? तो अभी हमें पढ़ना है जो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और ये बात हम भली भांति जानते हैं कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसको 2 भागों में बांट दिया गया है। एक तो जो एकदम शुष्क मरुस्थल था, यानी कि जो एकदम पश्चिम में है, शुष्क मरुस्थल। और एक थोड़ा सा जो अरावली की तरफ से है, जिसे हम आर्द्र शुष्क मरुस्थल के नाम से जानते हैं। इसे कितने भागों में बांटा गया? तो इसे 2 भागों में बांटा गया। एक तो ऊपर आप कर लो शुष्क मरुस्थल, इसी में ऐसे ही लिखते जाना आप लोग भी। ऊपर एक भाग हो जाता है जिसका नाम है शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल। और शुष्क मरुस्थल, और एक हो जाता है नीचे, अगर आप देखोगे, है ना, एक नीचे। तो यहाँ पे कह दोगे आर्द्र शुष्क मरुस्थल। आर्द्र, आर्द्र या अर्ध कहते हैं, अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसका मतलब क्या है? अर्ध शुष्क मरुस्थल का मतलब है ये पूरा शुष्क नहीं है, ये आधा शुष्क है। आधा शुष्क होने का मतलब नदियों के द्वारा या किसी अन्य कारणों की वजह से यहाँ पे उतना ज्यादा शुष्कता नजर नहीं आती है। थोड़ा बहुत नमी, है ना, बहुत ज्यादा नमी तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत नमी है। इसको बांटने का काम करता वर्षा। अभी हम लोग बाद में बात करेंगे कि वर्षा कौन है भाई, है ना। तो अभी बाद में इसमें बात कर लेंगे। तो सबसे पहले आपने 2 भागों में इसको बांट दिया। एक कहा अर्ध शुष्क, और दूसरा क्या कहा? दूसरा कहा था शुष्क। ठीक है, अब इस शुष्क वाले मरुस्थल को भी 2 भागों में बांट देते हैं। जो शुष्क मरुस्थल यहाँ पे आपको दिखाई देता है, इसमें भी 2 पार्ट हो जाते हैं। कौन कौन से? ये पश्चिम में ना, तो पश्चिमी शुष्क मरुस्थल। इसमें आप देखेंगे बालुका स्तूप मिलेगा। एक क्या मिलेगा? एक मिलेगा बालुका। बालुका स्तूप क्या है अभी देखेंगे हम लोग, टेंशन मत लेना। बालुका स्तूप, और एक है गैर बालिका स्तूप, या इसी को कह सकते हैं बालिका स्तूप मुक्त। मुक्त का मतलब होता फ्री, फ्री का मतलब जहां पे बालुका स्तूप ना हो। तो यहां लिख सकते हो बालुका, बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र।
ठीक है, तो बालिका स्तूप मुक्त प्रदेश और एक बालिका स्तूप प्रदेश। आर्द्र शुष्क क्षेत्रों को अगर देखा जाए तो यहाँ गंगा नगर से शुरू होता है और नीचे तक कई क्षेत्रों में बटा हुआ है। हम बात करेंगे कितने कितने जिलों में बटा हुआ। तो यहाँ पे कई नदियां मिलेंगी आपको। एक जो है घग्गर नदी मिलती है, तो कह देते हैं घग्गर का मैदान। जो घग्गर नदी है ना, उसके आसपास का जो मैदान है उसे क्या कहते हैं बेटा? घग्गर का मैदान कहते हैं। घग्गर के मैदान के नीचे अगर थोड़ा सा और आओगे तो यहाँ पे शेखावटी मिलेगी, शेखावटी क्षेत्र मिलेगा, है ना। तो शेखावाटी क्षेत्र कहा जाता है। शेखावाटी क्षेत्र किसके अंतर्गत आएगा? ये भी मरुस्थल के अंतर्गत ही आता है। इसी को शेखावाटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। दूसरा, अब और थोड़ा सा इसके नीचे आओगे तो आपको एक क्षेत्र और मिलेगा। घग्गर का मैदान हो गया, शेखावाटी हो गया, और नागौर मिलेगा यहीं पे, नागौर जिला। तो नागौर का उच्च मैदान कहते हैं, नागौर का उच्च मैदान के नाम से जाना जाता है ना। ये उच्च मैदान क्यों कहते हैं? चूंकि पर्वत जो आपका पर्वत है ना अरावली, उसी के जो है नीचे मिलेगा, तो उच्च मैदान या उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। भूमि लिखते हैं, ज्यादा स्पष्ट रहेगा, उच्च भूमि। उसके बाद और नीचे आओगे तो आपको एक नदी मिलेगी जिसका नाम है लूनी नदी। लूनी और उसकी सहायक जवाई नदी। तो आप लिख सकते हो लूनी तथा जवाई नदी क्षेत्र, या जवाई नदी, लूनी तथा जवाई नदी बेसिन लिख दो, है ना। तो लूनी तथा जवाई बेसिन। बेसिन क्या होता है? बेसिन होता दो नदियों के मध्य का क्षेत्र, या सॉरी, बेसिन क्या होता है? तो बेसिन होता है जो नदी धारा होती ना, उसके आसपास का क्षेत्र, उसे बेसिन कहते हैं। जहां पे नदी का पानी हमेशा पहुंचता हो उसे बेसिन कहते हैं। ठीक है, बाढ़ वगैरह में नदी का पानी पहुंच जाए तो वही बेसिन हो गया। तो इतना आपने लिख लिया। ये क्या बंटवारा करते हैं? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को इतने भागों में बांट के पढ़ना है। सबसे पहले शुष्क मरुस्थल बांटेंगे, कितने कितने जिले आते हैं, इसकी विशेषता क्या है। ठीक है, फिर आर्द्र शुष्क मरुस्थल पढ़ेंगे, इसकी विशेषता क्या है, कितने जिले आते हैं, सब कुछ यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अच्छा, इधर अगर देखा जाए तो जो पूर्वी मैदान है, तो पूर्वी मैदान देखिए जो बना है ना, ये नदियों से बना है। किससे बना है? नदियों से बना है, या फिर ये कह सकते हैं ये उपजाऊ मैदान है। ठीक है, मुख्य रूप से ये नदियों से बना हुआ मैदान है और जो उपजाऊ मैदान है। तो अब बताओ पूरब में कौन कौन सी नदियां मिलेंगी चंबल को छोड़ के? क्यों? क्योंकि चंबल नदी का जो मैदान है वो मैदान नहीं है एक्चुअली, है ना, वो बीहड़ क्षेत्र है। बीहड़ क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जहां पे नदियां स्थल को या मैदान को बहुत छोटे छोटे नलिकाओं में काट दें, इतना काट दें कि वहां पे खेती होना संभव ना हो। ठीक है, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो यहाँ चंबल को छोड़ के बाकी पूरब में कितनी नदियां बहती हैं? या चंबल का भी कुछ भाग ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो चंबल का हम कुछ भाग ले लेते हैं, है ना। चंबल नदी आ गया, तो चंबल नदी बेसिन। उसके बाद आपको यहाँ पे चंबल और चंबल के बाद मिलेगा एक नदी ऐसे जाती है, चंबल की सहायक नदी है, जिसको क्या कहते हैं? बनास नदी के नाम से जाना जाता। नदियां पढ़ेंगे, ठीक है। तो बनास नदी क्षेत्र हो गया, चंबल नदी क्षेत्र हो गया, इन नदियों के द्वारा बनता है पूर्वी मैदान। और भी आएगा तो माही नदी आएगा। माही नदी का जो मध्य बेसिन होता है, यानी माही नदी वही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी का जो मध्य बेसिन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे छप्पन मैदान कहते हैं, है ना। छप्पन भोग सुना होगा, अब छप्पन मैदान भी पढ़ लो। क्या कहेंगे? छप्पन मैदान के नाम से जाना जाता है। और ये जो छप्पन मैदान है ये किसका है? तो माही नदी का है। ठीक है, माही नदी का मध्य भाग, माही नदी का मध्य भाग जो है इसी को कहते हैं, जो राजस्थान में है। माही नदी का मध्य भाग ही राजस्थान में है, ये आप जानते हो। उसके बाद एक नदी और आपको मिल जाएगी जिसका नाम है बाण गंगा। क्या नाम है भाई? बाण गंगा नाम है। इस बाण गंगा के मैदान या बाण गंगा का मैदान, इसको अलग अलग बांट दिया गया है। तो कितने भागों में बांटा गया? चंबल का मैदान बांट दिया गया। उसके बाद फिर कहते हैं बनास का मैदान हो गया सर, बनास का मैदान हो गया। ये नदियां मिलके जो है पूर्वी मैदान क्षेत्र को बनाती हैं। आपसे अगर कभी पूछ ले तो लगा देना। दक्षिण पूर्वी पठार को अगर देखा जाए तो 2 भागों में बांट देते हैं। दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र को 2 भागों में बांटते। एक तो विंध्यन का पठार होता है या विंध्यन की कगार भूमि। तो आप जानते हो जो विंध्यन पर्वत है, विंध्यन की कगार भूमि, है ना। तो जो विंध्यन पर्वत है ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है ना। लेकिन राजस्थान में इसका थोड़ा सा अंश जाता है, वो जो अंश है उसी को हम दक्षिण पूर्वी पठार के अंतर्गत शामिल करते हैं। दूसरा आपको यहाँ मिल जाएगा दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। और ये जो दक्कन का पठार है बेटा, ये किस
क्षेत्र का है तो आप कहोगे ये चंबल और उसकी अन्य सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है। चंबल और उनकी अन्य सहायक नदियों में कौन कौन सी आती हैं, तो हम जब चंबल नदी पढ़ेंगे तब वहां पे पढ़ेंगे इस पे कौन से बांध हैं, कौन सी परियोजनाएं हैं और कौन सी इसकी सहायक नदी है और चंबल नदी किस किस जिले से होकर बहती है, फिर वहां पढ़ेंगे। और आप थोड़ा सा इधर अगर देखें, अरावली पर्वत को कितने भागों में बांट सकते हो? अरावली पर्वत को देखो 3-4 भागों में बांट सकते हो। एक तो जो उत्तर में है, उत्तर पश्चिमी अरावली पर्वत है ना, उत्तर सॉरी एक बांट सकते हो उत्तर पूर्वी अरावली पर्वत, पश्चिमी नहीं, उत्तर पश्चिम में तो क्या हो जाएगा, मरुस्थल आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कर देंगे उत्तर पूर्वी, लिख लेना। दिख रहा है ऊपर कि नहीं? ऊपर दिख रहा है कि नहीं, एक बार बताना जरा। उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, और ये पर्वतीय क्षेत्र कोई और नहीं है, अरावली ही है, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र में बांट दिया। उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे मध्य अरावली आपको मिलेगी, तो इसी को मध्य अरावली कह दिया, मध्य अरावली, है ना। इसको बांट कर पढ़ने से एक चीज आसान हो जाएगा, क्या आसान हो जाएगा कि इनकी चोटियां हमें आसानी से याद हो जाएंगी। तो दक्षिण अरावली हो गया, है ना, ये वाला क्षेत्र हो गया। उसके बाद दक्षिण अरावली 3 भागों में बांट दिया, एक नया भाग बांट देते हैं जहां पे सबसे ऊंचा पर्वत है, जैसे अबू पर्वत, जो अबू पर्वत का जो भाग है या आबू पहाड़ी का जो भाग है ना। दिख नहीं रहा कुछ भी? ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं दिखेगा भाई, ऐसा तो संभव नहीं है कि कुछ भी ना दिखे। और कोई बता दे, क्या कुछ भी नहीं दिख रहा? दूसरा तो आता है वो आबू पहाड़ी या आबू पर्वत पर्वतीय क्षेत्र, तो इतना आप एक बार लिख लेना, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और भी कोई बता दे क्या नहीं दिख रहा? अभी जो है ना, एक लोग के बताने से हम बात नहीं मानेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये है लोकतंत्र, और लोकतंत्र में किसकी बात मानी जाती है? जिसकी संख्या अधिक होती है। तो आप 1-2 लोग कोई और बता दो, क्या ऐसा है कि नहीं दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा तो उसका इलाज किया जाए, और दिख रहा है तो आराम से बेटा प्रेम से पढ़ लो, और हंसी मजाक करने के लिए अभी पूरी जिंदगी पड़ी है ना। जो पढ़ाई का दौर है उसको जायज जो है नाजायज मत होने दो, ठीक है। ऊपर वाला नहीं दिख रहा, ये बताओ ना कि ऊपर वाला नहीं दिख रहा है, ऐसे क्यों कहते हो कुछ भी नहीं दिख रहा? दिख गया? जी दिख गया होगा अब तो। उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र लिखा बेटा, अब दिख गया होगा, तो अब एक बार बता देना दिख गया कि नहीं। अब ठीक है, चलो रिमोट ले लिया हूँ, जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो तुरंत बता देना, कोई टेंशन नहीं होगा, सब कुछ आपको दिखेगा बहुत आसानी से। तो इतना आपने बना लिया हो तो एक बार बताइए यस बन गया, फिर आगे बढ़ें। ये हमें एक जगह कहीं रख लेना है, ठीक है, एक जगह कहीं कॉपी में बना के रख लेना है। जब कभी ज़रूरत पड़ेगी हमें पढ़ने की तो हम एक जगह यही खोल लेंगे और यहीं से हम रिवीजन करना शुरू कर देंगे। हमारे दिमाग में बात आनी चाहिए, देखो क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि राजस्थान का जो भौगोलिक प्रदेश है 4 भागों में बांटा, इन 4 भागों में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस भौगोलिक प्रदेश में निवास करती है? सर्वाधिक जनसंख्या किस भौगोलिक प्रदेश में है? मैं इसको ए बी कर दे रहा हूं ताकि आपको बताने में आसानी हो, ठीक है। तो अब बताना जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे। इसको मैंने ए कह दिया, इसको मैंने बी कह दिया, ठीक है, इसको मैंने सी कह दिया और इसको मैंने डी कह दिया। अब बताओ सबसे ज्यादा जनसंख्या किस क्षेत्र में रहती है? जल्दी से कमेंट करो, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस क्षेत्र में रहती है? अब तो फिर बर्दाश्त के बाहर हो रहा है ना। ऐसे ही तो क्वेश्चन बनेंगे बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, फिर कहोगे तो पढ़े तो सब थे लेकिन आया ही नहीं। तो पढ़ने से ज्यादा बेहतर है कि हमारे दिमाग में कितनी बातें छप रही हैं वो भी हमें ध्यान होना चाहिए, है ना। पूर्वी कह रहा है कोई, देखो, और कोई उषा कह रही पूर्वी, पूर्वी का मतलब क्या हो गया? पूर्वी मैदान, मतलब वो बी वाले के साथ जा रही है, ऑप्शन नंबर बी चूज कर रही है। और कोई बेटा है कोई? कोई ने पुष्कर ने कहा डी, बहुत बढ़िया। देखो जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ निवास करती है? डी वाले में। कितनी % जनसंख्या निवास करती है?
कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है, कोई बताए? कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है? 40% के, है ना। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में 40% जनसंख्या निवास करती है, 40% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। और पूर्वी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या निवास करती है? 39, 1% कम है। तो ज्यादा कौन सा हो जाएगा? नहीं, वो 61% जो बता रहे हो बेटा वो क्षेत्रफल है, 61.11 या लगभग 62% जो है वो क्षेत्रफल है। अगर यही पूछा जाए सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस क्षेत्र का है, तो आप कहोगे जनसंख्या घनत्व का मतलब एरिया कम हो और जनसंख्या ज्यादा हो। एरिया मतलब क्षेत्रफल कम हो और जनसंख्या ज्यादा हो। जैसे अभी मान लो आप एक कमरे में 5 लोग रहते हो, एक कमरा है आपका 8x10 का या जो भी है, तो 10x10 का 10x12 का कमरा है, उसमें आप 5 लोग रहते हो। और मेरे पास बहुत बड़ी हवेली है 10 कमरों की और हम कुल मिला के 3 लोग रहते हैं। बताओ जनसंख्या घनत्व किसके यहाँ ज्यादा, आपके यहाँ कि मेरे यहाँ? जनसंख्या घनत्व किसके ज्यादा है? तो जो बच्चे एक कमरे में 5 लोग रहते हैं ना, वहां जनसंख्या घनत्व ज्यादा रहेगा। क्षेत्रफल कम है, लोग ज्यादा रहते हैं। पूर्वी भाग का क्षेत्रफल कम है लेकिन जनसंख्या ज्यादा है, तो जनसंख्या घनत्व कहाँ का ज्यादा हो जाएगा? बी वाले आप, है ना, पूर्वी मैदानी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब ये बताओ, एक दूसरा क्वेश्चन आता है, सबसे ऊंचा, ऊंचाई के दृष्टिकोण से सबसे ऊंचा दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर तो पर्वत लगाओगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आपको भी नहीं है। सबसे ऊंचा दूसरे नंबर पर कौन सा क्षेत्र आता है, कौन सा भौगोलिक प्रदेश आता है जो उच्चावच के दृष्टिकोण से दूसरे नंबर पर हो? या सबसे नीचा कौन सा है, तो सबसे नीचा मरुस्थली है। दूसरा कौन सा है? पठार है। पहला कौन सा? अरावली है। और जो है पहला, दूसरा, तीसरा मैदान है ना, समझ रहे हैं। अब आपसे पूछ ले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पर आपका ये आ जाता है। अब तीसरा और चौथा आप बता दो, है ना। चले आगे बढ़ते हैं। अब आगे आओ भाई, और थोड़ा सा हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। हेडिंग डालेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, है ना। और उसमें कुछ चीजें आप लोग ना बहुत स्लो पढ़ते हो। स्लो पढ़ने का मतलब यह है कि आपको कोई टास्क अगर दे दिया जाए कि बेटा इसको याद कर लेना, तो आप याद नहीं करते हो। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये आपके पास बहुत बड़ी कमी है कि आप लोग याद करके नहीं आते कि कोई चीज। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आप देखोगे सबसे नवीन है ना, सर्वाधिक नवीन स्थलाकृति या सर्वाधिक नवीन जलवायु है या सर्वाधिक नवीन भौतिक प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। अगर देखा जाए तो ये वाला क्षेत्र देखो, मरुस्थलीय प्रदेश को हमने 2 भागों में बांटा, है ना। तो मरुस्थलीय प्रदेश को हमने 2 भागों में बांटा, एक पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जिसको हम 2 भागों में बांटते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? एक भाग हो जाता है जो एकदम बिल्कुल ये वाला भाग, ये वाला भाग, और एक भाग हो जाता है ये वाला, ठीक है। दोनों को समझना, ये एकदम ज्यादा शुष्क है तो इसको शुष्क प्रदेश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शुष्क प्रदेश कहते हैं। और ये जो थोड़ा सा कम शुष्क है इसको आधा शुष्क कहते हैं, ठीक है। अर्ध जो है शुष्क कहते हैं, अर्ध शुष्क प्रदेश, आधा शुष्क है, समझ रहे हो, तो अर्ध शुष्क प्रदेश कहते हैं। अब देखो हमें बात करना, अभी हम बात कर ले रहे हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का, फिर उसके बाद हम बांट लेंगे, ठीक है। अर्ध शुष्क प्रदेश, है ना। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अगर देखा जाए तो आप सबसे पहले पॉइंट लिख लेना, सबसे सबसे नवीन, सबसे नवीन मतलब सबसे पुराना कौन है? अरावली है। और सबसे नया कौन है? तो सबसे नया मरुस्थल प्रदेश है। तो सबसे नवीन निर्मित स्थलाकृति, है ना, तो सबसे नवीन निर्मित स्थलाकृति कौन है? सबसे नवीन निर्मित स्थलाकृति कौन सा है? तो आप कहोगे मरुस्थल है, स्थलाकृति। अभी बांटा नहीं हूं, ठीक है, अभी समझ लेना, अभी हम पूरे पूरे मरुस्थल प्रदेश को पढ़ रहे हैं। सबसे नवीन है। इसकी जनसंख्या कितनी है? तो जनसंख्या राजस्थान के कुल जनसंख्या की, राजस्थान के कुल जनसंख्या की कितनी है? राजस्थान के कुल जनसंख्या की, देखो ये बार बार लिखने का मतलब यह है ताकि याद हो जाए आपको। राजस्थान के कुल जनसंख्या की कितनी है? 40%, है ना। और क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल, तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल कितना है जरा कमेंट करना। तो कुल क्षेत्रफल का लगभग 62%, लगभग
लगभग 62%। ठीक है, कुल क्षेत्रफल कितना है भैया, जरा कमेंट कर देना। तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम, ठीक है, जनसंख्या घनत्व घनत्व सबसे कम, जनसंख्या सबसे ज्यादा है लेकिन जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ठीक है, दूसरा और पॉइंट क्या यहां से बन सकता है, अब देखो, अब हमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमारे एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन, वहां से हम बात कर लें कि राजस्थान में जो ये भौगोलिक प्रदेश है इसका विस्तार कितना है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका विस्तार कितना है अगर आपसे पूछा जाए तो आप लगा सकते हो इसका विस्तार, है ना। तो विस्तार अगर देखो तो विस्तार दो तरीके से हम पढ़ते हैं, विस्तार को दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो आप कहते हो अक्षांशीय विस्तार, एक कहते हो अक्षांशीय विस्तार, और एक कहते हो देशांतरीय विस्तार, है ना, देशांतर विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है, देखो यहाँ नीचे से मरुस्थल शुरू होता है, तो नीचे से मरुस्थल जहां शुरू होता है वहां 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और जहां खत्म होता है वहां 30 डिग्री है। ठीक है, तो 25 से लेकर 30 डिग्री तक ये फैला हुआ है, 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है, 25 से 30 तक उत्तरी अक्षांश, आप जानते हो भली बात, 25 से 30 तक क्या है, उत्तरी अक्षांश है। बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं, दिक्कत नहीं होगी ना। देशांतरीय अगर विस्तार की पूछे तो 69 अंश 30 मिनट, यानी कि 69 अंश 30 मिनट से लेकर ये कितना रहेगा, पूर्वी रहेगा। तो 69 30 से लेकर 70.5 या फिर कहोगे कि 70 अंश 45 मिनट क्या है, पूर्वी है। ठीक है, तो क्या याद कर लोगे, चूंकि ये एरिया में सबसे बड़ा है इसीलिए यहां से क्वेश्चन बनता है, और किसी में नहीं बनेगा, है ना, और किसी में नहीं बनेगा बेटा, इसी में ही क्वेश्चन बनता है। बहुत बढ़िया, आपने क्षेत्रफल बता दिया 34/39। ठीक है, तो ये यहां से क्षेत्रफल बन सकता है कि इसका विस्तार कितना है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। ठीक है, लिख लिया। अब ये बताओ किन किन जिलों में यह फैला हुआ है। ठीक है, अगर आपसे पूछे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किन किन भौतिक जिलों में फैला हुआ, देखो यहाँ पे कुछ जिले मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे ये हो गया जैसलमेर, है ना, काउंट करना, फलौदी हो गया, काउंट करना, बीकानेर हो गया, अनूपगढ़ खत्म हो गया है, ठीक है, हटा देना कोई दिक्कत नहीं, गंगानगर हो गया, हनुमान नगर हो गया, हनुमानगढ़, और ये हो गया चूरू। ये जो हरा और ये है ना दोनों है, ये नीला वाला अरावली है, ये नीला वाला क्या है, ये अरावली है, अरावली है। तो अब देखो यहाँ पे चूरू आ गया, चूरू के बाद आप देखोगे इधर झुंझुनू आ गया। ठीक है, देखते जाना, नागौर भी इसमें शामिल है, डिडवाना भी शामिल है, जोधपुर ग्रामीण और शहरी अब अलग अलग नहीं रह गया, एक हो गया है, तो जोधपुर भी शामिल है। ठीक है, ये आपका देखते जाओ, अजमेर शामिल, सब कुछ यहाँ पे आपको देखेंगे शामिल मिलेगा, पाली भी शामिल है, नागौर भी शामिल है, ये हट गया है। ठीक है, ये नागौर जो है अभी यहाँ तक हो गया है, तो अब इसको हम दूसरा जिला नहीं मानते हैं। क्लियर है, गिनते जाओ, क्या है, ब्यावर शामिल है, ब्यावर। और देखो अब कितना जिला हो गया, काउंट कर लो भाई, कहीं कहीं बुकों में आपको ना 16 मिलेगा, कहीं कहीं बुक में 12 मिलेगा। आपको बुक की बात ही नहीं मानना, आप तुरंत मैप में देख लेंगे। ठीक है, मैप में देखो जरा, यहां से शुरू करते हैं, 1 जिला, 2 जिला, 3 जिला, 4 जिला, 5 जिला, 6 जिला। ठीक है, 6 जिला हो गया, 7 8 और इधर हो गया 9 हो गया, फिर इधर आओ 10 हो गया, 10 के बाद 11 12 13 14 15 और 16। तो कितने जिलों में फैला है ना, कितने जिलों में फैला बताओ जरा, ये मरुस्थल कितने जिलों में फैला है, तो 16 जिलों में फैला है, 16 जिलों में ये फैला है। ठीक है, अब ये 16 जिले कौन कौन से हैं बताना फटाफट से, 16 जिले कौन कौन से हैं, तो ऊपर से लिखना शुरू कर दो, गंगानगर। 16 जिले कौन कौन से हैं, गंगानगर, अपने मन से लिखने पर प्रयास करो बेटा। गंगानगर हो गया, गंगानगर के बाद दूसरा जिला कौन सा आएगा, उसके थोड़ा सा नीचे हनुमानगढ़ आ गया, उसके नीचे आप देखोगे चूरू दिख रहा होगा, चूरू दिख रहा है, 1 2 3, चूरू के बाद झुंझुनू दिख रहा है, दिख रहा है, 4 हो गया झुंझुनू, है ना। झुंझुनू के बाद इधर थोड़ा सा आओगे, सीकर दिख रहा होगा आपको, सीकर दिख रहा है, सीकर के थोड़ा सा और नीचे आते हैं डिडवाना, कुचामन दिख रहा है, लिख लो डिडवाना कुचामन, है ना। मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूं, हालांकि आपको खुद से लिखना चाहिए था इसको। ठीक है, 16 जिले है ना, काउंट करने में आ गया, डिडवाना आपको मिल गया, और उसके बाद डिडवाना के बाद इधर बात देखो, नागौर आपको मिल जाएगा, नागौर भी आपको मिल गया,
ब्यावर आपको देखने को मिल जाएगा इधर, है ना। उसके बाद थोड़ा सा और आओगे तो जोधपुर आपको देखने को मिल जाएगा। जोधपुर के और पश्चिम में इधर देखो, जोधपुर के जस्ट नीचे पाली मिल गया, पाली मिल गया। पाली के इधर आप आओगे तो आपको नागौर मिल जाएगा, है ना। और थोड़ा सा नागौर के और ऊपर बढ़ोगे, बाड़मेर मिल गया। बाड़मेर के थोड़ा सा पूर्व में जैसे जाएंगे तो आप